Now, our next article and the last article of this section is distribution of n particles in k compartments of unequal size. यहाँ कैपिटल n पार्टिकल्स आप मेंशन कीजिएगा. k कंपार्टमेंट्स हैं, उनका साइज इक्वल नहीं है. मेरा कहने का मतलब सीधा क्या है कि सपोज इस तरीके से सिचुएशन है. जो सिचुएशन है वो ये है कि जो कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं उनके साइज बराबर नहीं है. सपोज दिस इज फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज सेकंड कंपार्टमेंट, दिस इज थर्ड कंपार्टमेंट, दिस इज फोर्थ कंपार्टमेंट, दिस इज फिफ्थ कंपार्टमेंट, सो ऑन. और भी कंपार्टमेंट आप बना सकते हो. यू कैन मेक 6, 7, 8. ठीक है. इन जनरल ith कंपार्टमेंट और लास्ट में दैट इज kth कंपार्टमेंट. ठीक है. सिचुएशन आपके पास ये है और आप क्या कंसिडर कर रहे हो. सपोज n1 दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट, n2 they are the number of particles in the second compartment, n3 they are the number of particles in the third compartment. First में n1, second में n2, third में n3, fourth में n4 and so on. ith में आपके पास suppose they are ni particles और kth में suppose आपके पास that is nk particles. तो अगर मैक्रो स्टेट की बात करोगे तो मैक्रो स्टेट आपके पास क्या बनेगा. इट विल बी n1, n2, n3 so on, ni और लास्ट में nk. तो दिस विल बी द मैक्रो स्टेट. ठीक है. स्पेसिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कंपार्टमेंट वाइज जब आप बता देते हैं तो उसको आप मैक्रो स्टेट बोलते हैं. तो दिस इज द मैक्रो स्टेट. और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, दैट इज n. मतलब कैपिटल N आपके पास किसके बराबर होगा, दैट विल बी n1 प्लस n2 so on अप टू nk. बीच में ni भी. That means it is summation I equals to 1 to k. ठीक है. ni. तो जो i1 होगा तो n1 हो जाएगा, i2 होगा तो n2 हो जाएगा एंड सो ऑन. और ये सम आप समेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हो. अगर प्रोडक्ट होता तो पाई से रिप्रेजेंट करते. इस वक्त आपके पास सम है. अब वही चीज आपके पास क्या कि अगर मैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इस मैक्रो स्टेट की कहना चाहूं, मतलब मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इस मैक्रो स्टेट के कितने होंगे, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो. एक ही फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. ठीक है. टोटल अरेंजमेंट्स जो आपके पास हैं दैट इज इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स. ठीक है. मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स ही आपके पास क्या है, दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W. और ये किसके लिए आप बात कर रहे हो, n1, n2, ni, nk. इस मैक्रो स्टेट की बात कर रहे हो. ठीक है. ni भी लिख सकते हो. तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. अब वही चीज आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज n पार्टिकल्स. तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं, दैट इज n फैक्टोरियल. मीनिंगफुल सपोज इतने हैं तो मीनिंगलेस कितने. फर्स्ट कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल्स अरेंज किए जा सकते हैं इन n1 फैक्टोरियल वेज, लेकिन वो सारे मीनिंगलेस होंगे क्योंकि वो उसी कंपार्टमेंट में आगे पीछे किए जा रहे हैं. तो मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितने, n1 फैक्टोरियल. सेकेंड कंपार्टमेंट में अगर बात करोगे तो n2 पार्टिकल जो भी हैं उनको आपस में अरेंज करो तो सारे मीनिंगलेस होंगे. तो कितने होंगे, दैट इज n2 फैक्टोरियल. इसी तरीके से ith में बात करोगे तो आपके पास क्या होगा, दैट विल बी ni फैक्टोरियल. और kth में बात करोगे तो क्या होगा, दैट विल बी nk फैक्टोरियल. अब टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितने होंगे, इन सभी का प्रोडक्ट. बिकॉज अगर सपोज आपके पास फर्स्ट में, ठीक है, 10 मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं और सेकंड में 5 मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं, सो फॉर एवरी वन ऑफ द मीनिंगलेस अरेंजमेंट इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट वी हैव 5 मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स इन द सेकंड कंपार्टमेंट. एक के लिए भी 5, दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, फोर्थ के लिए भी 5, ऑल 10 5. तो इस तरीके से आपके पास कितने हो जाएंगे, एक बार 5, दो बार 5, 3 बार 5, 10 टाइम्स 5, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 5.
तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे, दे विल बी n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। अगर मैं दोनों कंपार्टमेंट्स की बात करता हूं और फिर सभी कंपार्टमेंट्स की बात करता हूं तो इन सभी का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को आप कैसे बताते हैं, दैट इज पाई आई इक्वल्स टू 1 टू के एन आई फैक्टोरियल। पाई दैट मीन्स प्रोडक्ट, n1 जब i1 होगा तो n1 फैक्टोरियल, i2 होगा तो n2 फैक्टोरियल, ठीक है, सो ऑन, और इन सभी का हम प्रोडक्ट कर जाएंगे। तो ये आपके पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो आपके पास क्या बात बनी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज n फैक्टोरियल इक्वल्स टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स, ठीक है, दैट इज w n1 n2 कॉमा लगा दीजिएगा ni, बिकॉज ये मैक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, n के, इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आपके पास क्या है, ये मतलब पाई आई इक्वल्स टू 1 टू के एन आई फैक्टोरियल। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, दैट इज w, ठीक है, ब्रैकेट्स में आप n1 n2 n3 n के लिख सकते हो, दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई आई इक्वल्स टू 1 टू के एन आई फैक्टोरियल। ये आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, दिस शुड बी रादर, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन ये है नहीं। रीजन बीइंग द कंपार्टमेंट्स दे आर नॉट ऑफ इक्वल साइज। अगर इक्वल साइज के होते तो ये बात यहां खत्म हो जाती। यही आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, बट ये माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल नहीं है। रीजन क्या है, कंपार्टमेंट्स का साइज सेम नहीं है। तो यही चीज यहां नोट्स में भी लिखी है कि n पार्टिकल्स आपने कंसिडर किए, मैक्रोस्टेट आपने ये कंसिडर की, ठीक है, और नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स जिसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो कैसे बताएंगे आप, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और मैंने अभी आपको बताया। तो आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई आई इक्वल्स 1 टू के एन आई फैक्टोरियल हो जाएगा। हाउएवर दीज माइक्रोस्टेट्स आर नॉट इक्वली प्रोबेबल बिकॉज कंपार्टमेंट्स का साइज सेम नहीं है। इसका मतलब है वी कैन नॉट अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ये यहां लिख दिया है, इकट्ठा लिखना है, ठीक है, बीच में हाइफन लगा के, तो अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास क्या सिचुएशन है, ठीक है, ये आपने कंपार्टमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने यहां बहुत बनाए थे, यहां आपके नोट्स में ऐसे है, और यहां जो भी माइक्रोस्टेट्स अभी निकल के आ रही हैं, अभी तक जो हमने कंसिडर की हैं, वो इक्वली प्रोबेबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कंपार्टमेंट्स का साइज सेम नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, हो जाती किसके लिए, अगर सभी कंपार्टमेंट्स का साइज सेम होता। तो अब हम क्या करें, हमने माइक्रोस्टेट्स को इक्वली प्रोबेबल बनाना है ताकि हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी लगा सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो भी आपके पास गिवन एरिया है, ठीक है, ये जो गिवन एरिया है इसको हम सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सीधा क्या है कि आपके पास ये सिचुएशन थी जैसे, तो हम क्या करेंगे, हम इस सारे एरिया को, ठीक है, सारे एरिया को डिवाइड कर देंगे इनटू सेल्स, सारे एरिया को सेल्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, और सेल्स का साइज क्या है वो सेम होना चाहिए। और क्योंकि इंडिविजुअल, ठीक है, कंपार्टमेंट का एरिया डिफरेंट है, ठीक है, ये सारे डिफरेंट है, तो अब आपके पास जो सेल्स बनेंगे उनका साइज क्योंकि सेम होगा, इसलिए नंबर ऑफ सेल्स हर एक कंपार्टमेंट में डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में हम कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4, ये जितने भी आए इसको मैंने G1 बोल दिया। G1 दैट द नंबर ऑफ सेल्स इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट। उसी तरीके से यहां भी काउंट करके जितने भी हैं, ठीक है, वो हमने G2 बोल लिए। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। थर्ड में G3, ith में Gi, kth में, ठीक है, यहां भी सेल्स बनेंगे, kth में Gk। तो आपके पास G1,
ठीक है, G1, G2, G3, ठीक है, इन जनरल GI और लास्ट में GK, दे आर द नंबर ऑफ सेल्स इन द इंडिविजुअल कंपार्टमेंट। और टोटल नंबर ऑफ सेल्स आप क्या बोल जाएंगे, दैट बी G1 प्लस G2 प्लस G3 सो ऑन, इनका सम लास्ट में GK, बीच में GI भी लिख सकते हो। और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो समेशन I इक्वल्स टू 1 to K GI। और ये समेशन हो गया, ठीक है, कि इनका सम है, और इसको कैपिटल G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल G दैट इज समेशन I इक्वल टू 1 to K GI, दैट मीन्स G1 प्लस G2 प्लस G3 सो ऑन। और यही आपके नोट्स में लिखा है क्या, कि हम डिवीजन कर रहे हैं इनटू सेल्स। वी कंसिडर ईच कंपार्टमेंट टू बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वली साइज्ड सेल्स, ठीक है, ये सेल्स इकट्ठा है। लेट G1, G2, GI, GK बी द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स। बाकी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और समेशन I इक्वल टू 1 to K GI, दैट इज कैपिटल G, दैट मीन्स G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 अप टू GK, ठीक है, वो कैपिटल G के बराबर मान लिया हमने। एज ऑल द सेल्स आर इक्वली साइज्ड या इक्वल इन साइज, ठीक है, देयरफॉर इन ए गिवन कंपार्टमेंट पार्टिकल कैन गो। अब ये नई चीज निकल के आई, ठीक है, क्या कि जैसे मैं कोई भी कंपार्टमेंट कंसिडर करूं, ठीक है, सपोज मैंने ये फर्स्ट कंपार्टमेंट उठाया, ठीक, अगर मैंने ये कंपार्टमेंट उठाया सपोज, जिसमें कितने सेल्स हैं, G1 सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास सेल्स का नंबर कितना मान लिया हमने, G1 मान लिया। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, N1 पार्टिकल्स हैं, G1 सेल्स हैं। अब देखो इस कंपार्टमेंट में पहले जब N1 पार्टिकल्स को आपस में अरेंज करते थे तो सारे अरेंजमेंट्स मीनिंगलेस थे। लेकिन अब क्योंकि सेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कंपार्टमेंट को सब कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया रादर, लेकिन सब कंपार्टमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज हम क्या दे रहे हैं, सेल। तो N1 पार्टिकल्स के लिए अब नई सीट्स कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दे आर G1। मैं कहूं एक पार्टिकल कहां जा सकता है, यहां भी 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 जा सकता है, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दे आर G1 पॉसिबिलिटीज, दे आर फ्रेश न्यू पॉसिबिलिटीज एंड दे आर ऑल मीनिंगफुल नाउ। पहले इसी कंपार्टमेंट में जब पार्टिकल्स आप कंसिडर कर रहे थे इधर से उधर, तो सारे मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कंसिडर हो रहे थे। अब आपके पास सेल्स में डिवीजन होने के बाद ये G1 नए जो अरेंजमेंट्स अब पॉसिबल हैं, किसके लिए, एक पार्टिकल के लिए। अगर मेरे पास 10 पार्टिकल है, 10 में से एक के लिए G1 सेल्स अवेलेबल हैं, दूसरे के लिए भी G1 सेल्स अवेलेबल हैं, तीसरे के लिए भी G1 सेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये एनर्जी के कंपार्टमेंट बनने वाले हैं। जब हम आगे इसको अप्लाई करेंगे तो एनर्जी वाइज तो एक एनर्जी वाले बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, होते हैं नहीं होते हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन फिर भी अभी यहां किसी एक सेल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें सारे के सारे N1 आ सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने सेल्स हैं, दैट मीन्स G1। दूसरे के लिए कितनी है, G1 पॉसिबिलिटीज वंस अगेन, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी। लेकिन पार्टिकल हमारे पास कितने हैं, N1 पार्टिकल्स हैं। तो एक पार्टिकल के लिए कितने पॉसिबिलिटीज नई आ गई, G1। दूसरे के लिए भी कितनी, G1। तीसरे के लिए भी कितनी, G1। और ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से मैं अगर टोटल न्यू अरेंजमेंट्स की बात करना चाहूं इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट, तो क्या हो जाएगा, G1 मल्टीप्लाइड बाय G1, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट। और जब हम टोटल करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करके टोटल करते हैं, बिकॉज यहां G1 है, यहां G1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, G1 इंटू G1, ठीक है। सेकेंड, ये थर्ड के लिए भी G1। इस तरीके से G1 इंटू G1 इंटू G1 कितनी बार करना पड़ेगा, N1 बार करना पड़ेगा। तो ये इट विल बी N1 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी G1 रेज टू पावर N1। इतने न्यू अरेंजमेंट्स, ठीक है, जो मीनिंगफुल बन जाएंगे पहले कंपार्टमेंट में, ठीक है, अवेलेबल हो जाएंगे।
सिमिलरली अगर मेरे पास सेकेंड कंपार्टमेंट है जिसमें G2 सेल्स होंगे, ठीक है, और N2 पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें कितने नए अरेंजमेंट्स आ जाएंगे? G2 रेज टू पावर N2। अगर मैं नेक्स्ट कंपार्टमेंट ith की बात करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? Gi रेज टू पावर Ni। थर्ड के लिए G3 रेज टू N3, फोर्थ के लिए G4 रेज टू N4, और kth के लिए Gk रेज टू पावर Nk। They are the new arrangements and they are meaningful arrangements. Now, what are the total number of meaningful arrangements? आपके पास पहले कंपार्टमेंट के लिए कितने मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हैं? G1 रेज टू पावर N1, सेकेंड के लिए G2 रेज टू N2, ठीक है, थर्ड के लिए G3 रेज टू N3, और अगर ith के लिए बात करूं तो Gi रेज टू पावर Ni, और kth के लिए बात करूं तो ये। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ न्यू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स? इन सभी का प्रोडक्ट, ठीक है। सो ऑन बीच में लगेगा क्योंकि ये डमी, दैट मीन्स ith कंपार्टमेंट की बात है। ith कैन बी एनी। तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा? इट विल बी पाई i इक्वल्स टू 1 to k, i इक्वल्स टू 1 to k Gi रेज टू पावर Ni, मतलब G1 रेज टू N1 इंटू G2 रेज टू N2 इंटू G3 रेज टू, ये सभी प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अभी तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू अरेंजमेंट्स आपके पास कितने निकल के आएंगे? इतने निकल के आएंगे, और इसको मैं N डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो आपके नोट्स में भी ऐसे ही चला है। सो as all the cells are equal in size, therefore in a given compartment particle can go in any one of the cell within the compartment, उसी कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। सेल में तो जा सकता है, लेकिन उस फर्स्ट में तो फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट के ही सेल्स के अंदर की बात होगी, सेकेंड है तो सेकेंड, थर्ड तो थर्ड, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि सेल्स का साइज अब सेम आ गया है, ठीक है। ये आपके पास क्योंकि सेल्स में जो डिवीजन हुआ है और सेल्स का साइज सेम है, तो प्रोबेबिलिटी अब आपके पास सेम आनी शुरू हो जाएगी। दिस मीन्स वेरियस, OUS, वेरियस वेज ऑफ अरेंजिंग द पार्टिकल्स, ठीक है, विद इन द कंपार्टमेंट विल बिकम मीनिंगफुल। अब ये मीनिंगफुल हो जाएंगे फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। और ith कंपार्टमेंट अगर कंसिडर करते हैं, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला, ith कंपार्टमेंट में Ni पार्टिकल्स हैं और Gi सेल्स हैं, ठीक है। Ni पार्टिकल्स, Gi सेल्स। फॉर एवरी वन ऑफ द Ni पार्टिकल्स देयर आर Gi पॉसिबिलिटीज। तो अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? Gi रेज टू Ni, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और फाइनली टोटल नंबर ऑफ न्यू अरेंजमेंट्स आपके पास किसके बराबर हो जाएंगे? दैट विल बी N डैश i इक्वल्स टू 1 to k Gi रेज टू Ni, मतलब ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स मतलब माइक्रोस्टेट्स, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्रोस्टेट की क्या हो जाएगी, ठीक है। आपके पास पहले कितने अरेंजमेंट्स कंसिडर हो रहे थे? इतने अरेंजमेंट्स कंसिडर हो रहे थे जब आपने अगर इक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स होते तो इतना होना था। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव भी किया था, ठीक है। जो ये आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसमें जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है। लेकिन इक्वली प्रोबेबल निकालने के लिए हमने क्या कंसिडर किया? इसको सेल्स में डिवाइड किया, और जो नए अरेंजमेंट्स निकल के आए विच इज N डैश, ठीक है, इसकी कंसिडरेशन हुई। नाउ for every one of this, ठीक है, this arrangement, for every one of this arrangement I have so many new arrangements which have become meaningful. पहले ये भी मीनिंगफुल थे बट इक्वली प्रोबेबल नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास नए अरेंजमेंट्स इतने आ चुके हैं फॉर एवरी वन ऑफ दिस मीनिंगफुल अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? दिस मल्टीप्लाइड बाय N डैश, मतलब ये। तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई i इक्वल्स टू 1 to k Ni फैक्टोरियल इनटू दिस। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? दैट विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय N डैश, और N डैश की वैल्यू आपने अभी डिटरमिन कर ली है, ये वैल्यू आपने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे, पाई
i इक्वल्स टू 1 to k gi रेज़ टू ni और ni फैक्टोरियल इसके नीचे ले आइए, तो ये इकट्ठा हो गया। तो ni फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी कैपिटल N फैक्टोरियल एज इट इज, और ये चीज आपने इकट्ठा करके यहां एक ही प्रोडक्ट में मेंशन कर दी, ठीक है। अगर मैं देखूं कैपिटल N फैक्टोरियल एज इट इज और ये आपने चीज इकट्ठा जब कर दी तो ये सिंगल प्रोडक्ट में आपने शो कर दिया। यहां भी पाई i इक्वल्स टू 1 to k था, यहां भी पाई i इक्वल्स टू 1 to k है, यहां gi रेज़ टू ni है, यहां ni फैक्टोरियल है, तो gi रेज़ टू ni और नीचे ni फैक्टोरियल ये आ गया। नाउ दिस हैज बिकम द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और ये माइक्रोस्टेट्स अब इक्वली प्रोबेबल होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेल्स का साइज है वो क्या है, दैट इज सेम, ठीक है। उसकी वजह से अब सारी ये माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी हो जाएंगी, g रेज़ टू n, क्योंकि जैसे आप k कंपार्टमेंट कंसिडर करते थे n पार्टिकल्स, तो k रेज़ टू n कंसिडर करते थे। अब आपके पास एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं ये अकाउंट में आएगा, दैट विल बी g रेज़ टू n। कैपिटल G आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हो गए, और रेज़ टू n मतलब ये जो आप कंपार्टमेंट का नंबर लेते थे अब आप सेल्स का नंबर ले लेंगे रेज़ टू पावर n। और हर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, 1/g रेज़ टू n। जैसे आप कहते थे 1/2 रेज़ टू n, 1/k रेज़ टू पावर n, तो यहां हो जाएगा 1/g रेज़ टू n, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट। इसका मतलब क्या निकल के आता है, W, दैट इज द thermodynamic probability multiplied by probability of each microstate, that means 1/g raised to power n। तो W/g raised to n इसलिए लिखा गया है, और W की वैल्यू आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज W अभी थोड़ी देर पहले किया था, डिवाइडेड बाय g raised to power n। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑफ द मैक्रोस्टेट, जिसमें कंपार्टमेंट का साइज बराबर नहीं था, लेकिन हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला, बाय डिवाइडिंग ईच कंपार्टमेंट इनटू सेल्स, और उन सेल्स का साइज क्या है, दैट इज सेम, तब जाके आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। ये लगा आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्वल और प्रायर प्रोबेबिलिटी। आपने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट। ये आप कब लगा पाओगे, व्हेन द माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, और आज के लिए इतना, और इस तरीके से आपका ये यूनिट भी खत्म हो जाता है। फिर सेकेंड यूनिट में बात करेंगे हम।